मार्केट्स पूरी तरह से एक रेंज में ही कामकाज कर रहे हैं। हालांकि लेवल्स जो ब्रेक हुआ है उसको अभी तक डैमेज को कंट्रोल करने की अटेम्प्ट सी हो रही है। बस उस अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा पास तो नहीं है, बट हाँ अटेम्प्ट की कोशिश ज़रूर हो रही है। अब हम रोज़मर्रा की चीज़ों से निकल के ज़रा एक ब्रॉडर व्यू लेने की कोशिश करेंगे। राजेश कोठारी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा लगता है आपसे हमेशा बातचीत करके, क्योंकि आपके थॉट प्रोसेस काफ़ी क्लियर है और आप काफ़ी अच्छे से गाइड भी करते हैं। राजेश जी, इस समय मार्केट्स के अंदर 3-4 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर के तौर पर सामने खड़ी है। फर्स्ट इज़ यूएस इलेक्शंस कि प्रेसिडेंट कौन बनता है। सेकंड इज़ एफआईस कि एफआईस की होल्डिंग इंडिया में कितनी बनी रहती है। थर्ड इज़ चाइना में इस समय क्या हो रहा है, क्या स्टिमुलस बेस्ड वो इकॉनमी चलती रहेगी ऐसे ही। तो 3-4 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंस रखती हैं और ख़ासकर यहाँ की अर्निंग्स भी चल रही हैं। आपकी नज़र में ये सारे ट्रिगर्स में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, और बाज़ार अगर यहाँ से सुधरता है तो किस वजह से, और अगर और ख़राब होता है तो किस वजह से होगा? हाय डिम्पी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले हाय सर। आपने 4 इम्पोर्टेंट फैक्टर बताया हुआ है और सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक नेक्स्ट 12-18 महीने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहेगी अवॉइड द नॉइज। काफी सारे डिस्ट्रैक्शन है, यूएस मार्केट, यूएस इलेक्शन, चाइना स्टिमुलस, लेकिन सबसे एक ही बड़ा परिबड़ होता है जो बाजार के लिए इम्पोर्टेंट है, वो होता है अर्निंग्स ग्रोथ। क्योंकि इक्विटी मार्केट इज मिरर ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ। अगर आप लास्ट 12-15 साल देखेंगे तो निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ करीब 12-13-14% है और निफ्टी का कंपाउंडिंग रिटर्न भी 12-13-14% है। सो अर्निंग्स ग्रोथ इज द ओनली अल्टीमेट ट्रूथ। और बाकी जो भी चीजें हैं वो सब अच्छी है डिस्कशन करने के लिए, लेकिन वो बाजार को मीडियम और लॉन्ग टर्म में उसका इफेक्ट लंबा नहीं रहता है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी उससे बढ़ जाती है, लेकिन वो वॉलेटिलिटी को हमें एडवांटेज की तरफ से लेना पड़ेगा और ये सबसे नजर हटा के सिर्फ अर्जुन की तरह अर्निंग्स पे नजर रखनी। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि लगातार ग्लोबल ट्रिगर्स, फैक्टर्स, एफआईएस की सेलिंग, ये सारी चीज़ें ऐसी सामने आ रही है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो नज़रअंदाज होती है। और ऐसे में हमारे व्यूवर्स को ये वापस से ध्यान दिलाना कि नतीजों का सीज़न चल रहा है, तिमाही नतीजों पर सेंटिमेंट कैसे उभर कर आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म में यही एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। थैंक्स फॉर दैट। लेकिन साथ साथ कुछ ही घंटों में इनफैक्ट एक कंट्री, एक देश जो कि ग्लोबल पॉपुलेशन का महज 4% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन दुनिया की जीडीपी का ऑलमोस्ट 24% कंट्रीब्यूट करता है, अपना प्रेसिडेंट चुनने जा रहा है। ऑफकोर्स दिसंबर में फाइनल रिजल्ट्स हमारे सामने होंगे, लेकिन एक बात यह भी है कि इलेक्शन से ठीक पहले सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पर, इमर्जिंग मार्केट्स पर नजर आते हैं। हिस्टोरिकल डेटा अगर देखें वो भी सजेस्ट करते हैं कि वॉलेटिलिटी दिखती है, जो कि इस वक्त नजर भी आ रही है। सेंटिमेंट ग्लोबली मार्केट के कैसे दिख रहा है, उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट बाजार पर, अंडरस्टूड की दूसरी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पर कैसा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? देखो, यूएस का इलेक्शन, कोई भी कंट्री का इलेक्शन, चाहे वो भारत हो चाहे अमेरिका हो, वो इलेक्शन का प्रेडिक्शन करना, एग्जिट पोल्स भी रॉन्ग जाते हैं तो फंड मैनेजर्स को तो पूछना गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जिट पोल भी सही नहीं जाते। और उनकी जो इम्पैक्ट है, ये क्या होता है ना, एक इलेक्शन के पहले प्रोपागेंडा में, मैनिफेस्टो में एक बात करना, और अगर वो इलेक्ट होके आते हैं तो उनकी एक्चुअल पॉलिसी क्या होती है उसमें काफी काफी डिविएशन होते हैं। क्योंकि देन वंस यू आर ऑन द चेयर तो आपको राइट डिसीजन लेने पड़ते हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, वर्ल्ड मार्केट नजर में रखते हुए, अपने देश को नजर में रखते हुए। अच्छी बात यह है कि हमने डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट भी देखी हुई है, और हमने ओबामा की गवर्नमेंट भी देखी हुई है, और हमने जो बाइडेन की गवर्नमेंट देखी हुई है। तीनों चीज में एक साम्यता है। अगर आप भारत की बात करें तो तीनों इंडिया फ्रेंडली रहे हुए, चाहे पोजीशनिंग और पोस्टर कभी कभी एग्रेसिव हुआ रहेगा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने उनके टाइम पे बताया था कि टू व्हीलर पे इतनी बड़ी इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया क्यों रख रहा है, अमेरिका से हम टू व्हीलर इंपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे। तो वो पोजीशनिंग मीडिया स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन तीनों गवर्नमेंट ने इंडिया की तरफ चाइना प्लस वन पॉलिसी को और स्ट्रेंथन किया है। वो चालू किया था डोनाल्ड ट्रंप ने और उसको कंटिन्यू किया जो बाइडेन ने। सो मुझे नहीं लग रहा है कि वो ओवरऑल जो उनका स्टैंड है चाइना प्लस वन रिलेटेड,
वो मुझे लग रहा है कंटिन्यू रहेगा। तो इंडिया के लिए इट विल बी न्यूट्रल और इट कैन बी पॉजिटिव। जो रिस्क फैक्टर है, जो मार्केट को सबसे बड़ा रिस्क लग रहा है कि क्या वो चाइना फ्रेंडली हो सकते हैं। चाइना फ्रेंडली का मतलब है कि टैरिफ्स को रिड्यूस कर देना। जो आज उन्होंने चाइनीज गुड्स पे लगाए हुए बहुत बड़े इंपोर्ट टैरिफ लगाए हुए हैं, क्या वो रिड्यूस कर सकते हैं? वो सबसे बड़ा इंडिया के लिए रिस्क हो सकता है। लेकिन ये रिस्क बुक्स पे रहेगा जब तक ये, और ये इट विल कंटिन्यू टू रिमेन रिस्क, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि वो टैरिफ्स है और कभी भी कोई भी गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। ये रिस्क का एक ही सॉल्यूशन है कि अगर इंडिया अपनी जो इंडियन कंपनीज है, अगर वो अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा देती है, अपने कॉस्ट पे कंट्रोल करके और कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, दैट्स द ओनली वे कि यू कैन बी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। तो मुझे कोई बहुत बड़ा अदरवाइज नेगेटिव नजर नहीं आ रहा है फ्रॉम द इंडिया पर्सपेक्टिव। इट कैन बी पॉजिटिव, हाउ बिग पॉजिटिव इट कैन बी वो आने वाला वक्त ही बताएगा वंस पॉलिसी गेट्स अनाउंस्ड, बट अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी न्यूट्रल टू पॉजिटिव फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन मार्केट्स। ठीक है राजेश सर, आप ओवरऑल मार्केट्स के बारे में और साथ ही जो ग्लोबल कनेक्शंस है उसको बहुत अच्छे से अपने इंटेलिजेंस के थ्रू बता रहे हैं। मैं थोड़ा और फाइन ट्यून कर देता हूँ मार्केट्स को, थोड़ा मैं सेक्टोरल अप्रोच आपसे लेता हूँ। अगर आप इंडियन मार्केट्स में खड़े हैं तो कहाँ पर आपको बेरिशनेस दिख रही है और कहाँ पे आपको बुलिशनेस दिख रही है? आप थेमेटिक भी हो सकते हैं, मैंने तो सेक्टोरल वैसे ही बोला है, आप चाहें तो सेक्टर के अंदर भी एक थीम को चुन सकते हैं। टिम्पी जी, ऐसा है कि लास्ट 3 साल मार्केट ने बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दिया हुआ है अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो मेगा कैप हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, माइक्रो कैप हो, एसएमई हो। और क्या हुआ है ना कि बहुत सारे नॉन फंडामेंटल स्टॉक्स जो है जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, उनका रिटर्न्स तो एक्सेसिवली ज्यादा हुआ है। क्वालिटी कंपनीज का रिटर्न्स तो अब समझ में आता है कि वो क्यों बढ़ना चाहिए, वो फंडामेंटली जस्टिफाइड है। लेकिन पुअर क्वालिटी अक्रॉस द मार्केट कैप, उनका भी काफी अच्छा रिटर्न आया हुआ है। तो हमें लग रहा है कि अगला 12, 18, 24 महीना में स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि बी बुलिश बट बी प्रूडेंट। तेजी में रहना है लेकिन रिस्क मैनेजमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक्स will become the norm. That will be the mantra for next 12 से 18 महीना की बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करना पड़ेगा। काफी लोग कहते हैं कि पर्टिकुलर सेक्टर में तेजी नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल, कि ऑटोमोबाइल सेक्टर अंडर स्ट्रेस है। लेकिन वही ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर आप एयरबैग प्लेयर को लेते हैं तो उसका ग्रोथ तो 20-25-30% है। सो यू हैव टू रियली कंसीडर कि वो कहां पे सेक्टर के अंदर आप पोजिशनिंग कर रहे हो। और बहुत सारे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इंडिया में है हर सेक्टर के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल कंज्यूमर सेक्टर। काफी लोग कहते हैं कि एफएमजीडी सेक्टर अंडर स्ट्रेस में, कंज्यूमर सेक्टर अंडर स्ट्रेस में, लेकिन वही कंज्यूमर सेक्टर में एक रिटेल कंपनी है, वो तो 40% ग्रोथ कर रही है। काफी लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर सेक्टर में तो बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं है, लेकिन वही सॉफ्टवेयर सेक्टर में अगर ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर वाले प्रोडक्ट कंपनी से, उसका तो ग्रोथ 20-25% है। बैंकिंग में क्रेडिट ग्रोथ बोलते हैं म्यूटेड है, 11-12% है। लेकिन वही बैंकिंग के अंदर हाउसिंग फाइनेंस अगर आप देखेंगे तो 18-20-24% ग्रोथ है। तो हर सेक्टर के अंदर एक अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी पड़ेगी, कंपनीज ढूंढनी पड़ेगी जो कंपनी अपने आप को रिलेवेंट रख रही है, जो कंपनी अपने आप में इनोवेशन कर रही है, और वो जो कंपनी का जो ग्रोथ है वो 18-20-25%। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसका ग्रोथ 18-20-25%। हम पूरा यूनिवर्स देख रहे थे, BSE 500 कंपनीज के यूनिवर्स देख रहे थे, उससे भी ऊपर 200 कंपनी और जोड़ दी थी तो 800 कंपनी के यूनिवर्स देख रहे थे। 800 कंपनी में से करीब 300 कंपनी है जिसका ग्रोथ अगले FY25 में और FY26 में 20 से 30% कंपाउंडेड अर्निंग्स ग्रोथ। 250 कंपनी, यही 250 कंपनी में से हमें हमारे पोर्टफोलियो में सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे ही पैसा बनना है। नहीं ठीक है, काफ़ी इंटेलिजेंटली आपने सब सारी चीज़ों के क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए, और इसी इंटेलिजेंस की हम वेट भी करते रहते हैं कि आप आएंगे तो हमको अच्छे से गाइड भी करेंगे। राजेश जी, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे लिए समय निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू। फिलहाल मार्केट्स में मैं वापस से लौट आता हूँ 1 मिनट के लिए, और इस बीच अगर आप बाज़ार देखेंगे तो करीब 22 अंकों की बढ़त के साथ अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी ऑलमोस्ट अभी फ्लैट टू होने की कोशिश कर रहा है। आज सारी नज़र इंडिया विक्स पर है। इंडिया विक्स जितना जल्दी कूल ऑफ होगा, बाजार के अंदर एक पुल बैक की अटैम्प्ट स्टार्ट होगी। इंडिया विक्स कूल ऑफ नहीं हुआ तो आज सेकंड डे भी आप इसी रेंज पे फंस के रह जाएंगे।
तो देखते हैं अभी क्या होता है। फिलहाल आधे पौने घंटे के अंदर तो मार्केट में ऐसा कुछ बड़ा तो नहीं हो रहा। मेरे को और मानसी को साथ ही सृष्टि को आप इजाज़त दे सकते हैं इस कार्यक्रम से। अगला कार्यक्रम कॉलर शो से